नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। एक मुल्क की 1.5 करोड़ महिलाओं और बच्चियों को अपनी आजादी खतरे में दिख रही है। किसी को डर सता रहा है कि उसकी पढ़ाई छूट जाएगी, किसी को नौकरी जाने का डर सता रहा है, किसी को अपना ब्यूटी पार्लर बंद होता दिख रहा है, तो किसी को अपनी बुटीक, किसी को मामूली गलती पर भी मौत की सजा का खौफ जीने नहीं दे रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अफगानिस्तान की, वहां की महिलाओं की, वहां की बच्चियों की। दुनिया भर में अफगान सरकार और तालिबान के बीच शांतिपूर्ण तरीके से समझौते की बात हो रही है। बातचीत के जरिए राजनीतिक समाधान निकालने की कोशिश हो रही है। तालिबान के उभार के बाद शक्ति संतुलन से लेकर कारोबारी हित तक की बात हो रही है, लेकिन इस बात की बहुत कम चर्चा हो रही है कि तालिबान महिलाओं की जिंदगी को नर्क से भी बदतर बना देता है। आज मैं बात करूंगी अफगान महिलाओं और बच्चियों की, जिनकी जिंदगी सबसे ज्यादा प्रभावित होने की आशंका है। अब सवाल उठता है कि क्या हमेशा से ही अफगानिस्तान की महिलाओं की स्थिति खराब रही है? क्या वजह है कि ज्यादातर अफगान महिलाएं घर की 4 दीवारी के भीतर ही गुमनामी की जिंदगी गुजार देती हैं? महिलाओं पर तालिबान कट्टरपंथी इतना अत्याचार क्यों करते हैं? क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं निकाला जा सकता जिससे वहां की महिलाओं की आजादी पर कोई अंकुश न लगे, उन्हें खुलकर जिंदगी जीने का मौका मिले, उन्हें खेल के मैदान से लेकर मैदान जंग में अपना हुनर और हौसला दिखाने का पूरा मौका मिले? आज मैं आपको अफगान महिलाओं के अतीत के ब्राइट और डार्क दोनों पहलुओं से रूबरू कराऊंगी। साथ ही चुनौतीपूर्ण वर्तमान के साथ भविष्य की तस्वीर भी दिखाने की कोशिश करूंगी अपने खास कार्यक्रम मिटने नहीं देंगे अपनी आजादी में। एक जमाना था जब अफगानिस्तान की महिलाएं बुलंदी के 7वें आसमान पर थीं और दुनिया भर की महिलाओं को राह दिखा रही थी। आज से करीब 100 साल पहले काबुल का फैशन पूरी दुनिया में मशहूर था। तब अफगानिस्तान पर बादशाह अमानुल्लाह खान की हुकूमत थी। उनकी रानी थी सोराया टारजी, जो बहुत ही एडवांस थी। उनका ताल्लुक एक प्रभावशाली राजनीतिक परिवार से था। दोनों पति पत्नी बहुत ही प्रगतिशील ख्यालात के थे, खासकर रानी सोराया। वो महिलाओं को समाज के हर क्षेत्र में सक्रिय भूमिका में देखना चाहती थी। अमानुल्लाह खान के शासनकाल में अफगानिस्तान ने बहुत प्रगति की थी। रानी सोराया मुल्क के सभी राष्ट्रीय कार्यक्रमों में बादशाह के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हिस्सा लेती थी। कहते हैं कि वो राजकाज में बादशाह का हाथ भी बटाती थी और उनके साथ शिकार खेलने भी जाया करती थी। ये किसी भी मुस्लिम देश के लिए बहुत हैरानी की बात थी। रानी सोराया अफगान महिलाओं की जिंदगी में बदलाव की ब्रांड एम्बेसडर बन गई थी। देखते ही देखते अफगानिस्तान की संभ्रांत महिलाओं का पहनावा, चाल ढाल, बातचीत का तौर तरीका लंदन और पेरिस की हाई सोसाइटी की महिलाओं जैसा था, या ये कहें तो उनसे भी कई कदम आगे था। उस दौर में संविधान के जरिए भी महिलाओं की तरक्की की खिड़की दरवाजे खोलने की पूरी कोशिश होती रही थी। ये तस्वीरें आज से करीब 93 साल पहले की हैं। अफगानिस्तान के बादशाह अमानुल्लाह खान अपनी रानी सोराया टारजी के साथ इंग्लैंड दौरे पर पहुंचे। अफगानिस्तान की रानी का पहनावा और तौर तरीका बता रहा है कि वो कितनी खुली और उदार सोच की महिला थी। वो हर अफगान लड़की को तरक्की का पूरा मौका देना चाहती थी। इस मामले में बादशाह अमानुल्लाह की सोच भी रानी सोराया से मेल खाती थी। ऐसे में अफगान महिलाओं की तरक्की के रास्ते तेजी से खुलने लगे।
काफ़ी अच्छी प्रोग्रेसिव चीज़ें थी, और उस वक्त कहा जाता है कि हर एक चीज़ में विमेन जो महिलाएं थी एक्टिव थी, स्पेशली अगेन रूरल एरियाज़ में, लेकिन एजुकेशन सबको मिल रही थी और बहुत हर एक स्फीयर में एक्टिव थे। और किसी कहीं में हम रिपोर्टेड है कि लड़कियां जो अर्बन एरियाज़ में थी वो तो मिनी स्कर्ट्स और मॉडर्न ड्रेसेस भी पहनते थे, और वो काफ़ी लिबरेटेड सॉर्ट ऑफ एम्पावर्ड थी, लिबरेटेड थी उस दौरान। बादशाह अमानुल्लाह ने घूंघट के खिलाफ अभियान छेड़ दिया। वो ऐसी हर सोच के खिलाफ खड़े नजर आने लगे जो किसी की तरक्की की राह में आड़े आ रहा हो। ऐसे में काबुल ही नहीं, पूरे मुल्क में महिलाओं को शिक्षित करने की मुहिम तेज हो गई। रानी सुराया भी अपने पति के राज में एक खास तरह की तिरछी घूंघट वाली टोपी पहनती थीं। राज घराने की महिलाएं सार्वजनिक मंचों पर नजर आने लगीं। वो समाज में तेजी से अपनी छाप छोड़ रही थी। बाद में कुछ सरकारी अफसर भी बनी। पुराने ढर्रे की सोच से अफगान लड़कियों को बाहर निकालने के लिए रानी सुराया ने काबुल में लड़कियों का पहला स्कूल खोला। उसी दौर में चुनिंदा लड़कियों को ऊंची तालीम के लिए टर्की भेजा गया। वो मुल्क की लड़कियों को आधुनिक अफगानिस्तान के निर्माण में अहम भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करने लगी। 1920 के बाद से 1970 तक का दशक एक तरह से बहुत ही गोल्डन एरा था अफगानी महिलाओं का। मिनी स्कर्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, यूनिवर्सिटी एजुकेशन थी, किसी भी तरह के जॉब में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और मूवीज़ जा सकती थी, मूवीज़ में काम कर सकती थी। और एक सबसे बड़ी चीज़ जो आपको बताई जाए, पर्दा एबॉलिश कर दिया गया था कानूनन 1950 में। महिलाओं को काफ़ी कुछ जो हर तरह के समाज के गतिविधियों में भागीदारी का मौका मिला। लेकिन उससे भी ज़्यादा आश्चर्य तो यह होता है कि 19वीं सदी के अंत के दिनों में और 20वीं सदी के शुरुआत के दिनों में वहाँ के जो राजकाल था, वहाँ उन्होंने भी एक आधुनिक अफगानिस्तान की नींव रखी थी, और उस नींव में महिलाओं को काफ़ी कुछ समाज के विभिन्न हिस्सों में, विभिन्न गतिविधियों में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया था। वो एक ऐसा दौर था जिसमें टर्की, ईरान, मिस्र जैसे मुल्क राष्ट्र आधुनिकीकरण की राह पर आगे बढ़ रहे थे। ऐसे में अफगानिस्तान का संपन्न वर्ग इस बदलाव से प्रभावित हुआ। लेकिन कट्टरपंथी मुस्लिमों को बदलाव की ये बयार जरा भी रास नहीं आ रही थी। लेकिन अफगानिस्तान तेजी से बदलावों की राह पर आगे बढ़ता रहा। साल 1933 में ज़हीर शाह राजा बने। उन्होंने भी महिलाओं की तरक्की के रास्तों को और बेहतर बनाना शुरू किया। पर्दा प्रथा कल की बात हो चुकी थी। महिलाओं को संवैधानिक रूप से बराबरी के अधिकार मिल चुके थे। अफगानिस्तान के हर क्षेत्र को महिलाएं अपने हुनर और हौसले से प्रभावित कर रही थी। 60s में 70s में अलग अलग दौर से अलग अलग गवर्नमेंट थे वहाँ पे, लेकिन हर एक गवर्नमेंट ने औरतों की प्रॉब्लम्स को सही ध्यान देके उनकी धीरे धीरे तरक्की कर रहे थे। और ये जो है औरतों के लिए बड़ी खुशी की बात थी कि ये हो रहा था, और ये ऐसे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रही थी औरतों के खिलाफ उन दिनों में। इवन किंग ज़ाहिर शाह के टाइम में वो पूरी दुनिया में देखते थे औरतों की तरक्की क्या हो रही है, वो चाह रहे थे कि उनके देश में भी ऐसी तरक्की हो। अब जरा काबुल में चल रहे इस फैशन शो को देखिए। ये 70 के दशक की तस्वीरें हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आज से 40 से 45 साल पहले का अफगानिस्तान कितना रंगीन और एडवांस था। फैशन के नए रंग और आंखों में हजारों सपने लिए लड़कियां काबुल की यूनिवर्सिटी में पहुंचती थी, और मुल्क के दूसरे हिस्सों के कॉलेजों में भी। उन पर कोई पाबंदी नहीं। उन्हें अपने हिसाब से जिंदगी जीने और अपना मुकद्दर तय करने की पूरी आजादी थी। 70 के दशक में काबुल का फैशन शो दुनिया भर में चर्चा का विषय हुआ करता था। कहा जाता है कि जो डिजाइन काबुल में आज दिखेगी वो महीने भर बाद यूरोपीय देशों के फैशन शो में दिखेगी। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं था जहां अफगान महिलाओं की दमदार मौजूदगी नहीं रही हो। महिलाएं संसद से समाज तक में छाई हुई थी। पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर आधुनिक अफगानिस्तान को गढ़ने में लगी हुई थी। मुस्लिम कट्टरपंथियों को काबुल का कल्चर बिल्कुल रास नहीं आ रहा था। शीत युद्ध के दौरान अफगानिस्तान में सोवियत रूस के घुसपैठ के बाद
अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद से तालिबान को बढ़ावा दिया। कट्टरपंथियों की एक ऐसी फौज खड़ी हो गई जो अफगानिस्तान की आधुनिकता को मटियामेट करने के इरादे से आगे बढ़ रही थी। काबुल जैसा ही कल्चर कमोबेश पड़ोसी मुल्क ईरान के तेहरान में भी था। आधुनिकता की छाप तेहरान के समाज में भी साफ साफ दिख रही थी। साल 1979 में आयतुल्लाह खुमैनी की अगुवाई में इस्लामिक क्रांति हुई और आजाद ख्यालात वाले मुल्क ईरान में शरिया कानून लागू हो गया। कड़ी पाबंदियां लगा दी गईं। ईरान में हुए बदलावों का साइड इफेक्ट अफगानिस्तान में भी दिखा। 90 के दशक में तालिबान का अफगानिस्तान पर कब्जा हो गया और वहां की महिलाओं की आजादी खत्म हो गई। जो अफगानिस्तान कभी महिलाओं के लिए जन्नत हुआ करता था, वो जहन्नुम से भी बदतर बन गया। जिस अफगानिस्तान में महिलाओं को बराबरी का हक मिला हुआ था, जो पुरुषों से किसी मामले में कम नहीं थी, जहां के समाज में लड़के लड़कियों में भेदभाव नहीं था, वो समाज 90 के दशक में तालिबान के ताकतवर होने के साथ ही तेजी से बदला। महिलाओं पर हजार तरह की पाबंदियां लगा दी गईं, उनकी आजादी छीन ली गई, नियम तोड़ने वालों के लिए कड़ी सजा मुकर्रर कर दी गई। औरतों की जो स्थिति थी इतनी खराब और गंभीर हो गई थी कि वो अब भी सोच के उनको लगता था कि वो कुछ नरक से गुजर रहे हैं। और जो भी औरतें थीं उस वक्त 1996 में जब तालिबान आई थी, तब भी औरतें यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही थीं, टीचर्स थे, स्कूलों में पढ़ा रही थीं और अपने बिजनेस से थोड़ा सा शुरू किया था। ये सब कुछ बंद हो गया। बिल्कुल जो औरतों की एजुकेशन थी, उनकी पढ़ाई थी, बिल्कुल बंद हो गई और वो जैसे वापस डार्क एजेस में चले गए और अपने घरों में बैठ के कुछ नहीं कर सकते थे। ना वो सोशल वर्क कर सकते, ना वो जॉब्स कर सकते थे, ना वो अपने हुकूमत जमा सकते थे। और जो उनके साथ अन्याय हो रहा था कि इसके बारे में किसी से जाके सामने पेश भी नहीं कर सकते थे। तालिबान कट्टरपंथियों के राज में महिलाओं को सिर से पैर तक शरीर को ढक कर रखना होता था। शरीर का कोई भी अंग दिखने पर कड़ी सजा मुकर्रर थी। 8 साल से बड़ी लड़कियों के स्कूल जाने पर रोक थी। महिलाएं अकेले घरों से बाहर नहीं निकल सकती थी। महिलाओं को हाई हील्स सैंडल पहनने की इजाजत नहीं थी। उन्हें खिड़कियां बालकनी से बाहर देखने से मनाही थी। औरतों की जो ज़िंदगी थी, महिलाओं की ज़िंदगी बिल्कुल ही नरक की तरह बना दी थी। उनको निकलने नहीं देते थे, मारते थे। एक तो नाक आँख काट दिया, कान काट दिया थोड़ी सी चीज़ के लिए, और विपिंग और स्टोनिंग टू डेथ। हर एक कोई भी छोटे ऑफेंस के लिए उनको विमेन को ही टारगेट करते थे, ज़्यादातर महिलाओं को ही, और रेप भी कर देते थे कि आपने ये किया, कोई भी चार्जेस पे, इससे कभी सही कभी झूठे। और उनको बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ा। उनको घर के बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा था, बुर्के पहना दिए सबको, और बुर्के पहनाए ऐसे कि मतलब आपको स्किन भी नहीं दिखनी चाहिए। स्किन दिख गई तो उसमें भी बहुत ही ज़बरदस्त पनिशमेंट देते थे। तालिबानी हुकूमत के दौर में महिलाओं की स्थिति लगातार बदतर होती जा रही थी। उनकी जिंदगी नकाब और घर की दहलीज के भीतर सिमट कर रह गई थी। नियम टूटने पर तालिबान कट्टरपंथी महिलाओं की बेरहमी से कोड़ों से पिटाई करते। कभी खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए बने स्टेडियम तालिबान कट्टरपंथियों के लिए सजा को अमल में लाने का ठिकाना बन चुके थे। हजारों लोगों की मौजूदगी में शरिया नियम तोड़ने वाली महिलाओं को सजा दी जाती थी। इससे क्या हुआ था कि वहाँ की स्थिति काफ़ी ख़राब हो गई थी, और अगर इस तरह के लॉज का वायलेशन होता था तो अफ़गानिस्तान बड़ी सख्ती से महिलाओं पे कार्रवाई करते थे। वहाँ पे कई बार जो पत्थर मार के उनको मारा गया है, उनको जेल भेजा गया है, उन पे और दूसरे तरह के रेप या उस ढंग के कांड किए गए थे वहाँ पे। तो इस ढंग से वहाँ पे जो स्थिति हुई थी 90 के दशक में काफ़ी भयावह हो गई थी और नर्क जैसी स्थिति महिलाओं के लिए हो गई थी। हमेशा युद्ध झेलने वाले अफगानिस्तान में विधवाओं की तादाद अच्छी खासी थी। उनके शौहर जंग में मारे गए। तालिबान के शासन में वो काम के लिए बाहर नहीं निकल सकती थी। ऐसे में उनके सामने भूखों मरने की नौबत आ गई।
स्कूल कॉलेज में लड़कियों की एंट्री बंद हो गई, महिलाओं के बाहर निकलने पर रोक थी और बीमार महिलाओं को पुरुष डॉक्टर से इलाज कराने की इजाजत नहीं थी। ऐसे में अफगान महिलाएं तड़प तड़प कर मरने के लिए मजबूर थीं। तालिबान राज में महिलाओं को अपनी जिंदगी काल कोठरी में बितानी पड़ी। तालिबान के सामाजिक व्यवस्था में महिलाओं का वजूद मायने नहीं रखता था। उन्होंने खुद को सिर से पैर तक ढक कर रखने, शौहर को खुश रखने और बच्चों की परवरिश को ही नियति मान लिया। अफगान में दो तरह की महिलाएं हैं, एक शहरी और दूसरी ग्रामीण। दूर दराज के इलाकों में अमेरिकी फौजों की मौजूदगी के बावजूद तालिबान का अच्छा खासा प्रभाव रहा है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि तालिबान के प्रभाव वाले इलाकों में महिलाएं अपना नाम नहीं बताती हैं, क्योंकि वहां के कट्टरपंथी सोच वाले समाज में यह अच्छा नहीं समझा जाता है। कभी महिलाओं के मामले में इतना एडवांस रहे अफगान समाज के बारे में सोचिए, जहां एक महिला अपनी पूरी जिंदगी गुमनामी में गुजार देती है। लड़की के पैदा होने के बाद उसे परिवार से एक नाम तो मिलता है, लेकिन घर की दहलीज के बाहर उसे कोई नाम से नहीं बुला सकता। यहाँ तक कि निकाह के कार्ड पर भी लड़की का नाम गायब रहता है। मरने के बाद उसकी कब्र पर लगे पत्थर पर भी उसका नाम नहीं लिखा जाता। वो किसी की बीवी, किसी की माँ, किसी की बहू के नाम के साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजार देती है। अब अफगान महिलाएं इस परंपरा के खिलाफ आवाज बुलंद कर रही हैं और अपनी पहचान की लड़ाई लड़ रही हैं। 20 साल पहले तालिबान राज के खात्मे के बाद धीरे धीरे महिलाओं की स्थिति में सुधार होने लगा था। तालिबान पर अमेरिकी फौजों के हमले के बाद अफगानिस्तान में तस्वीर बदलने लगी। कट्टरपंथियों को काबुल से अपना बोरिया बिस्तर समेटना पड़ा। नई सोच की सरकार बनी, जिसका मिजाज लोकतांत्रिक और सोच खुली थी। शहरी क्षेत्रों में रहने वाली अफगान महिलाओं के तरक्की के रास्ते फिर से खुलने लगे। उन्हें तालिबान कट्टरपंथियों की कड़ी पाबंदियों से आजादी मिलने लगी। इन 20 सालों में हमने देखा है कि जो बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, वो स्कूल जा रही हैं दोबारा। पहले लड़कियों के लिए स्कूल बिल्कुल मना था, तालिबान के ज़माने में बिल्कुल मना था, लेकिन अब जो है प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, अंग्रेजी लैंग्वेज स्कूल में जाते हैं और पब्लिक स्कूल्स में लाखों की तादाद में वहाँ पे लड़कियां वहाँ स्कूल में पढ़ रही हैं और इस पढ़ने के बाद वो अपने बिजनेसेस शुरू कर रहे हैं, एंटरप्राइजेस शुरू कर रहे हैं, एक्सपोर्ट हाउसेस कर रहे हैं। कोई भी क्षेत्र आप देखें उसमें औरतों का रोल बहुत बड़ा है आजकल। स्कूल कॉलेज में लड़कियों का दाखिला बढ़ने लगा। धीरे धीरे महिलाएं नौकरियों में आने लगी। सेना से लेकर पुलिस तक में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने लगी। अफगानिस्तान की संसद में भी महिलाओं के लिए 27% सीटें रिजर्व कर दी गईं। एक चीज़ हमें याद रखनी है कि अर्बन डिवाइड और रूरल डिवाइड काफ़ी है। अर्बन एरियाज़ की जो महिलाएं हैं उनका तो काफ़ी अच्छा इस वक्त स्टेटस है और वो हर एक एरिया में इन्वॉल्व है। एजुकेशन भी परमिटेड है। उनकी कॉन्स्टिट्यूशन जो बना था 2004 में, उसमें इनको पूरी राइट्स दी गई थी, राइट टू एजुकेशन, राइट टू वर्क, और पार्लियामेंट में भी रिजर्वेशन दी गई थी। तो हर एक जगह महिलाओं की कंडीशन अर्बन एरियाज़ में बहुत अच्छी हो गई है। शहरी क्षेत्रों में महिलाएं डॉक्टर, इंजीनियर और वैज्ञानिक की भूमिका में दिखाई देने लगी। कोई पत्रकार बनकर दुनिया को अफगानिस्तान के जमीनी हालात से रूबरू करवाने में जुट गईं, तो कई यूनिवर्सिटी में छात्र छात्राओं को पढ़ाने के मिशन में जुट गईं। अफगानिस्तान में महिलाओं के हालात तेजी से सुधरने लगे। 2001 to 2021 इन 2 दशकों में हमने देखा है कि औरतों की जो है प्रोग्रेस, औरतों की
फॉरवर्ड मूवमेंट बहुत ही तेजी रफ्तार से आगे बढ़ी है, और हर एक क्षेत्र में, क्योंकि एक तो ये था कि हालांकि पहले 1996 के पहले थोड़ी सी तरक्की उनकी हो रही थी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि 1996-2001 में क्या बुरी हालत उनकी हो गई थी, तो 2001 के बाद जो है इसी पे बहुत ज़्यादा फोकस दिया था सरकार ने और लोगों ने कि हमारी औरतें जो हैं वो आगे बढ़ें और अपना हिस्सा जो है, अपनी जो रोल अदा करना चाहिए, इक्वालिटी, नो डिस्क्रिमिनेशन, इस बेसिस पे ये पिछले 2 दशकों में जरूर हुई है। काबुल में तेजी से ब्यूटी पार्लर खुलने लगे। महिलाएं कैफे चलाने से लेकर ताइक्वांडो तक सिखाने लगी। अफगान बेटियां खेल के मैदान में भी अपना करिश्मा दिखाने लगी। मुक्केबाजी के रिंग से फुटबॉल के मैदान तक में अफगान लड़कियां दिखने लगी। उनकी आंखों में अपने मुल्क के लिए गोल्ड जीतने का सपना पलने लगा। लेकिन अफगानिस्तान के ग्रामीण इलाकों में महिलाओं की स्थिति में बड़ा बदलाव नहीं आया। मुल्क की 78% अफगान आबादी ग्रामीण इलाकों में ही रहती है। वहां तालिबान का प्रभाव थोड़ा कम या ज्यादा बना रहा। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली महिलाएं कुछ हद तक तालिबान कट्टरपंथियों के पुराने रीति रिवाजों के साथ जिंदगी जीने को मजबूर थीं। आज की तारीख में अफगान आर्मी में करीब 5000 महिला सैनिक और कमांडर हैं। वो संसद से लेकर खेल के मैदान तक में अपनी दमदार मौजूदगी दर्ज करा रही हैं। काबुल में रेस्टोरेंट से लेकर ब्यूटी पार्लर तक चला रही हैं। अफगानिस्तान के सरकारी दफ्तरों में भी हर 10 कर्मचारियों में से 3 महिलाएं हैं। पिछले 2 दशकों में मुल्क की शहरी महिलाओं की जिंदगी काफी बेहतर हुई। उनके सपनों को परवाज मिली। लेकिन तालिबान के काबुल की ओर बढ़ते कदमों ने सबसे ज्यादा महिलाओं और बच्चियों को बेचैन कर दिया है, क्योंकि कट्टरपंथी तालिबान को महिलाओं की आजादी पसंद नहीं और इसका ट्रेलर दिखने भी लगा है। अफगानिस्तान से अमेरिका के 90% से ज्यादा फौजी वापस अपने मुल्क लौट चुके हैं। ऐसे में बुलंद हौसलों के साथ तालिबान तेजी से काबुल की ओर बढ़ रहा है। इससे सबसे ज्यादा परेशान मुल्क की आजाद ख्यालात की महिलाएं हैं, क्योंकि तालिबान सबसे ज्यादा चोट महिलाओं की आजादी पर करता है। तालिबान अगर आते हैं तो महिलाओं की स्थिति काफ़ी ख़राब होगी। अब सवाल यह है कि क्या तालिबान जो 1996 से लेकर 2001 तक जिस ढंग के रूल वहाँ पे लाए थे, क्या वह लाएंगे या उसका कुछ मॉडिफाइड वर्जन लाएगा। उसमें जो अभी तालिबान स्पोक्स पर्सन का जो स्टेटमेंट्स आए हैं, उसमें उन्होंने बोला है कि वह महिलाओं को स्कूल जाने देंगे। उन्होंने यह भी बोला है कि महिलाएं, हालांकि उनको बुर्का और सारे जो ड्रेस कोड हैं या जो मॉरल कोड्स हैं उसको उनको मानने पड़ेंगे, लेकिन बोला है। लेकिन तालिबान भी बहुत डिवाइडेड है। तालिबान ने यह बोला है कि वहाँ पे महिलाओं के अधिकार जो शरिया लॉ के अंदर आते हैं तो वो वहाँ पे स्थापित करने की कोशिश करेंगे। अब सवाल यह है कि शरिया लॉ किस रूप में आएगा। सितंबर 2020 के बाद से अफगानिस्तान की 180 से ज्यादा हाई प्रोफाइल महिलाओं की हत्या हो चुकी है। अपने वर्चस्व वाले इलाके में तालिबान ने कड़ाई से पुराने शरिया कानून को लागू करना शुरू कर दिया, जिसमें महिलाओं के अकेले घर से बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी गई और पुरुषों के लिए दाढ़ी बढ़ाना अनिवार्य कर दिया गया। अफगानिस्तान से आ रही खबरों के मुताबिक तालिबान ने 15 साल से ऊपर की लड़कियों और 45 साल तक की विधवा महिलाओं की लिस्ट मांगी है। तालिबान इन लड़कियों की शादी अपने लड़ाकों से कराना चाहता है। हम देख रहे हैं अफगानिस्तान में एक बहुत ही गंभीर स्थिति देख रहे हैं। ज़रूर एक दोहा एग्रीमेंट हुआ है और उसके ज़रिए इलेक्शंस होने चाहिए, शेयरिंग ऑफ पावर होना चाहिए, डिस्कशंस होने चाहिए, पीस टॉक्स होने चाहिए, लेकिन इस सब को अलग छोड़ के तालिबान जो कोशिश कर रही है वो ये है कि वो अपना रौब जमाने की कोशिश कर रही है। रूरल एरिया में जाके वायलेंस उन्होंने अनलीश की है बेहद, बिल्कुल जैसे कहते हैं 20 साल वापस औरतों को ले जाना चाह रहे हैं और गांव के इलाकों में उन्होंने अपना कंट्रोल जमा लिया है। तालिबान के इसी क्रूर चेहरे को देखते हुए मुल्क की महिलाओं ने अपने हक के लिए बंदूक उठा ली है।
वो कट्टरपंथी तालिबान के साथ आखिरी गोली तक लड़ने का दम भर रही हैं। तालिबान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अफगान सेना ने महिला कमांडोज की यूनिट को भी मैदान में उतार दिया है। तालिबान के खिलाफ अफगान महिलाएं हाथों में बंदूक लेकर अपने गुस्से का इजहार कर रही हैं। वो किसी भी कीमत पर अपनी आजादी में खलल नहीं चाहती हैं। उनके जहन में 20 साल पुराने तालिबान की खौफनाक यादें आज भी जिंदा हैं। तालिबान भी 2 गुटों में बटा हुआ है, नरमपंथी और कट्टरपंथी। एक गुट कहता है कि मुल्क की महिलाएं शरिया कानून के हिसाब से काम कर सकती हैं। दूसरा गुट 3 दशक पुरानी कट्टर परंपराओं और कानूनों को कड़ाई से लागू करने की बात जोर शोर से कर रहा है। सवाल उठता है कि तालिबान किस तरह के शरिया कानून की बात कर रहा है, क्योंकि एक और इंडोनेशिया जैसे मुल्क भी हैं जो उदार इस्लामिक कानूनों को मानता है, और दूसरी ओर सऊदी अरब का मॉडल भी दुनिया के सामने है। आने वाले समय में अफगानिस्तान का भविष्य क्या होगा कोई नहीं जानता। काबुल की गद्दी पर तालिबान काबिज होगा या किसी राजनीतिक समझौते के तहत मौजूदा सरकार बनी रहेगी। इस सवाल का जवाब भी भविष्य के गर्भ में है, लेकिन ये समय जितना अफगानिस्तान में शांति बहाली के प्रयास का है, उतना ही वहां की 1.5 करोड़ बेटियों के बुनियादी हक पर गंभीरता से सोचने का भी है। उन्हें एक ऐसे आबो हवा देने की जरूरत है जिसमें वो रानी सोराया टारजी जैसे बुलंद हौसलों के साथ अफगान समाज ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरों मुल्कों की बेटियों को भी तरक्की की राह पर बढ़ने का रास्ता दिखा सकें। आज बस इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। निष्पक्ष खबर, सटीक विश्लेषण और अपने हक से जुड़े मुद्दों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।